नमस्कार, स्वागत है आपका मोमेंटम क्लासेस पर। तो हमने पिछले लेक्चर्स में ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ख़त्म कर लिया है। तो हमने उसमें पढ़ा है कि हम ह्यूमन बीइंग्स का जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आता है वो दो सिस्टम से आता है। पढ़ा है ना हमने? जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर दो सिस्टम इवॉल्व हैं, नर्वस सिस्टम और दूसरा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नर्वस सिस्टम जिसमें हमारे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और दूसरा जो हमारा सिस्टम है उसमें द केमिकल मैसेंजर, जिनको हमने क्या कहा था, हॉर्मोन्स, ये इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। अब हम बात करने जा रहे हैं प्लांट्स की। तो बेटा प्लांट्स के अंदर ये जो सिस्टम है इतना वेल डेवलप क्या, देखो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम प्लांट के अंदर डेवलप होता ही नहीं है। ठीक है, प्लांट का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिर्फ हार्मोन के हाथ में है। ये हमारी तरह, जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी स्टिमुलाई के लिए एक फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, आपसे कोई बात कर रहा है, आप पढ़ रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, कोई भी स्टिमुलाई आई है, यू कैन ईजिली परफॉर्म योर रिफ्लेक्स एक्शन। रीज़न क्या है? हमारे पास वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। लेकिन प्लांट के पास इस तरह का सिस्टम डेवलप नहीं होता है और यही कारण है कि प्लांट्स के स्लो रिस्पॉन्स, प्लांट का जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है, स्लो रिस्पॉन्स। ठीक है, कारण क्या बताया? बिकॉज नर्वस सिस्टम इज नॉट डेवलप्ड इन प्लांट्स लाइक ह्यूमंस। Plants do not have well developed nervous system। वेल डेवलप्ड क्या होता ही नहीं है कि हम ये कहें कि भाई नर्वस सिस्टम तो होता है बट इतना डेवलप नहीं होता है, ऐसा नहीं है। नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है प्लांट के अंदर। ठीक है, ओनली हॉर्मोन्स आर responsible for coordination in plants। coordination in plants, प्लांट्स के अंदर जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? हार्मोन परफॉर्म करता है। और उनके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, इसीलिए इनके रिस्पॉन्स भी कैसा आता है? स्लो आता है। ठीक है, तो प्लांट को कभी तुमने रिस्पॉन्स देते हुए देखा है कि हाँ भाई, जैसे हम लोग हैं, हम अपना हर स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं अपने आसपास जो भी होती है, बट प्लांट का ऐसा केस नहीं है। प्लांट देखो रिस्पॉन्स शो करेगा, ऑफ कोर्स प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है, ऐसा नहीं है प्लांट मूव नहीं कर सकता, मूवमेंट नहीं होती है, प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है, बट वो मूवमेंट बहुत स्लो होती है। ठीक है, तो उन्हीं प्लांट की मूवमेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार हम ये हार्मोन्स के बारे में पढ़ लें, उसके बाद हम प्लांट के मूवमेंट्स भी पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो प्लांट ऑफ कोर्स मूवमेंट शो करता है। प्लांट की एक ग्रोथ होती है, ग्रोथ पैटर्न होता है। उनकी जो शाखाएं हैं वो सूर्य की रोशनी की तरफ फैल जाती हैं, अपना मूव करना स्टार्ट करती है। उनकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन में फैल जाती है, टुवार्ड्स द ग्रेविटी मूव करती है। तो ऐसा नहीं है प्लांट के अंदर मूवमेंट नहीं होती है, प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है। ठीक है, उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं आगे इसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो पहली बात तो हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं जो इस प्लांट की ग्रोथ के लिए और इन तरह तरह की मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, उन केमिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनको बोला जाता है प्लांट हॉर्मोन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट हॉर्मोन्स। अच्छा, इससे पहले आपने ना एक चीज़ सुनी होगी कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है इट इज़ इनडिटर्मिनेट। जैसे हमारी हाइट तो ये बोलते हैं भाई 19 साल तक बढ़ेगी, 20 साल तक बढ़ेगी, बट प्लांट का ऐसा केस नहीं है। प्लांट के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो कॉन्टीन्यूसली ज़िंदगी भर अपना ग्रो करते रहते हैं, उनकी नई नई शाखाएँ निकलती रहती हैं। कारण क्या है? उनके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। कभी आपने 9th क्लास में पढ़ा हो, प्लांट के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो कि नई नई सेल्स जनरेट करता रहता है, नई नई सेल्स बनाता रहता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अगर हम इनकी ग्रोथ की बात करें, प्लांट की ग्रोथ की बात करें तो उसकी क्या क्या फेजेस होती है? सेल डिवीजन,
ठीक है, कि सेल डिवाइड करेगा, उसके बाद उसका साइज इंक्रीज होगा, सेल इनलार्जमेंट, है ना, सेल डिवीजन, सेल enlargement, and finally there will be differentiation या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, मैचुरेशन। देखो सीधी सी बात है, सेल डिवाइड हो रही है, उसका साइज बढ़ रहा है और उसके बाद वो मैच्योर हो गई। मैच्योर होने का मतलब है अब उसका काम डिसाइड हो गया है। जैसे कि उसने एक्साइलम बनाया, फ्लोएम बनाया, कोई भी टिश्यू बनाया, अब उसका काम डिसाइड हो गया है, भाई मेरे को पानी ट्रांसपोर्ट करना है, मेरे को फूड ट्रांसपोर्ट करना है, मेरे को ये फंक्शन परफॉर्म करवाना है, वो फंक्शन परफॉर्म करवाना है। तो जब उसका काम डिसाइड हो गया मतलब वो डिफ्रेंशिएट हो गया, अब वो मैच्योर हो गया, वो आगे डिवाइड नहीं करेगा। क्या बोला मैंने, सबसे पहले सेल डिवीजन होगा, और तुम्हें पता है सेल डिवीजन कौन करवाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो पहले तो होगी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक। उसके बाद उस सेल का साइज इंक्रीज होगा, सेल इनलार्जमेंट होगी, फिर उसका फंक्शन डिसाइड हो जाएगा कि भाई तेरे को ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, बस अब तो मैच्योर हो जा, अब तेरे को बार बार डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आगे बात सुनिए, इनमें से कुछ सेल्स अगेन दे गेन देयर प्रॉपर्टी, रिगेन देयर प्रॉपर्टी टू डिवाइड। कुछ सेल्स मैच्योर होने के कुछ टाइम बाद अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को दोबारा से गेन कर लेती हैं, और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो बेचारी बूढ़ी होके अपना उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। एब्सिशन, ठीक है, उन पार्ट्स का क्या हो जाएगा, एब्सिशन हो जाएगा बेटा, ठीक है। एब्सिशन गलत वर्ड यूज़ किया, सेनिसेंस, एजिंग हो जाएगी ना उनकी, उन पार्ट्स की, सेनिसेंस, ठीक है। और एक एजिंग के बाद फिर डेथ, ठीक है। क्या बताया मैंने, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, उसके बाद मैचुरेशन आ जाएगा, उनके अंदर डिवाइड करने की क्षमता यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, अब वो आगे डिवाइड नहीं करेंगे। बट कुछ टाइम बाद कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनके अंदर दोबारा से डिवाइड करने की क्षमता आ जाती है, ठीक है। और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो आगे जाके बूढ़ी हो जाती है, सेनेसेंस आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से प्लांट की साइकिल चलती रहती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्लांट हाँ भाई चलो बूढ़ा हो गया, इस एज तक अपना इनकी हाइट बढ़ेगी या ब्रांचेस निकलेगी, क्योंकि प्लांट के पास क्या, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे सेल्स मैच्योर होने के बाद भी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो कर सकती है, ठीक है। तो इनकी जो ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है, हम नहीं बता सकते क्या है कितनी है, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है ऐसे इसकी ग्रोथ के बारे में, ठीक है। तो हमारी तरह प्लांट की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाले भी कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसे कि प्लांट की एक्टिविटीज़ क्या क्या है, प्लांट एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, देखो, सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी का मतलब क्या है कि जब सीड इनएक्टिव स्टेट में, बेटा अभी वो अंकुरित नहीं हुआ है, अभी वो जर्मिनेट नहीं किया है, अभी उससे पत्तियां और रूट्स निकलनी स्टार्ट नहीं हुई है, तो उसको क्या बोला हमने, सीड डोरमेंसी, कि अभी वो इनएक्टिव स्टेट में पड़ा है भाई, अभी वो जर्मिनेट नहीं किया है, ठीक है। सीड डोरमेंसी कि जब तक बाहर की कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो जाती है, जब तक उसे एक प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर मॉइस्चर, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तब तक वो जो सीड है वो अपने से पत्तियां और वो रूट्स वगैरह नहीं निकालेगा, तब तक है जर्मिनेट नहीं करेगा। तो सीड डोरमेंसी, फिर उसी डोरमेंसी को ब्रेक करना, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, ठीक है। सीड डोरमेंसी ब्रेक हो गई, उससे
शूट रूट्स निकलनी स्टार्ट होगी, ठीक। ग्रोथ ऑफ शूट और रूट सिस्टम। फिर उसके बाद उस पर नए नए फल लगने स्टार्ट होंगे, ठीक है। ग्रोथ ऑफ रूट्स, वो फल पकेंगे, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। और पकने के बाद फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, और जो उसकी पत्तियां हैं धीरे धीरे पत्तियां भी, उनमें भी सेनेसेंस आना स्टार्ट होगा, है ना, एजिंग होगी उनमें। फॉलिंग ऑफ लीव्स, है ना, सेनेसेंस मतलब बेटा एजिंग, सेनेसेंस, और उसके बाद फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड ऑल्सो फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक। और क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है प्लांट की, जैसे कि प्लांट में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा जानते हो ना, जो स्टोमेटा होता है उसी के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होते हैं, उसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पानी, इन सब का एक्सचेंज होता है प्लांट के अंदर ना। पानी का लॉस भी इसी के थ्रू होता है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो भी इसी के थ्रू अंदर आएगी, ऑक्सीजन को बाहर भेजना है वो भी स्टोमेटल पोर के थ्रू जाएगी, ठीक है। तो स्टोमेटा को बंद करना है, स्टोमेटा को खोलना है, ये भी इन्हीं एक्टिविटी का एक पार्ट है। सो ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा। सो दीज आर वेरियस प्लांट एक्टिविटीज हैं, चाहे वो सीड की डोरमेंसी को बरकरार रखना हो कि अभी बाहर की कंडीशंस फेवरेबल नहीं हैं, तो अभी सीड को डोरमेंट स्टेट में ही रखना ज़रूरी है, ठीक। फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वही सीड डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी, उससे नई नई फूल पत्तियाँ और अपनी जो वो हैं क्या बोलते हैं रूट्स निकलनी स्टार्ट होगी। तो ग्रोथ ऑफ शूट और रूट है, ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, ऑल्सो फ्लावरिंग ना, फूल का खिलना, तभी तो फल लगेंगे उन पे, फ्लावरिंग फ्रूट्स, फलों का पकना, पकने के बाद फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। ऐसे ही फॉलिंग ऑफ लीव्स, opening and closing of stomata. So these are various plant activities, and these plant activities are controlled by the chemicals called hormones, ठीक है। तो जैसे हमने हमारे हार्मोन पढ़े थे, हमारे हार्मोन का हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इम्पॉर्टेंट रोल था, चाहे वो हमारी ग्रोथ है ना, हमारी बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है, हर एक एक्टिविटी पे हमारी बॉडी के हार्मोन्स का इम्पॉर्टेंट रोल था। ऐसे ही प्लांट की इन सब एक्टिविटी पे इनके हार्मोन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होता है। तो इन हार्मोन को, प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन भी बोला जाता है बेटा, फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। या फिर एक और नाम होता है इनका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, दे आर ऑल्सो नोन एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, PGR। क्या लिख दिए, PG। तो एक एक करके हम इन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के फंक्शन पढ़ेंगे, क्या क्या फंक्शन है, कौन सा हार्मोन सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करवाता है, कौन सा हार्मोन उसी सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, कौन सा हार्मोन फलों को पकने में हेल्प करता है, कौन सा हार्मोन प्लांट के अंदर एजिंग लेके आता है, बुढ़ापा लेके आता है, ठीक है। तो ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे इन हार्मोन्स के बारे में, इन प्लांट हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। देखो हमारे जो ह्यूमन बींग्स के हार्मोन है ना, उनको पढ़ना इजी है हमारे लिए। क्यों इजी है? क्योंकि हर एक हार्मोन का फंक्शन ना बड़ा ही स्पेसिफिक है। अब जैसे इंसुलिन का काम है कि भाई वो ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम ही करेगा, थायराइड का अपना एक अलग ही फंक्शन है, BMR को मेंटेन कर रहा है,
ठीक है। कैल्सिटोनिन परत्र हार्मोन है, वो ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। तो हमारे हार्मोन बड़े स्पेसिफिक है। लेकिन प्लांट हार्मोन में पता है हर हार्मोन जो है, जैसे अगर यहाँ पे 2-3 हार्मोन हम पढ़ेंगे ना, जब उनके फंक्शन आपस में ना बड़े ही ओवरलैप करते हैं, मतलब उसी फंक्शन को 2-3 हार्मोन परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा हमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा इनके स्पेसिफिक फंक्शन पे कि हाँ ये जो स्पेसिफिक फंक्शन है यही हार्मोन परफॉर्म करवा रहा है, दूसरा नहीं करवा रहा है। तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना है इस टॉपिक में, ठीक है। तो हमने फंक्शन तो पढ़ ही लिए, कौन कौन से फंक्शन करवाने हैं प्लांट के अंदर, चाहे फ्लावरिंग करवानी है, चाहे सीड को डोरमेंट स्टेट में रखना है, या उसी डोरमेंट स्टेट से हमें सीड को निकालना है, फ्रूट की डेवलपमेंट करनी है, फ्रूट को पकाना है और पकने के बाद फ्रूट को गिराना है, फॉलिंग ऑफ फ्रूट। ये सारी चीज़ें दीज आर कंट्रोल्ड बाय प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कॉल्ड फाइटो हॉर्मोन्स। आई होप यू आर क्लियर। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स जो है प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करवाएंगे, उनको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देंगे, जल्दी उनमें सेनिसेंस नहीं आने देंगे, उनकी पत्तियों को जल्दी झड़ने नहीं देंगे, फ्रूट्स को जल्दी पकने नहीं देंगे। तो ये वो हार्मोन है हमारे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स। तो इनमें हमने पढ़ने हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। ये 3 हार्मोन हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर हैं, और इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, ठीक है। इनहिबिटर का मतलब है प्लांट में ये बुढ़ापा जल्दी लेके आएंगे, फलों को जल्दी पकाएंगे, और क्या रोल है इनका, मतलब फॉलिंग ऑफ लीव्स जल्दी कराएंगे, जल्दी पत्तियां झड़ेगी प्लांट की इन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, फल जल्दी पकेंगे, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरी पढ़नी है हमने हार्मोन्स की, एक एक करके पढ़ते हैं। ऑक्सिन से स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सिन को हमने क्या कहा है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करवाएगा। तो रूट शूट ग्रोथ, प्लांट को जल्दी नहीं बूढ़ा होने देगा, सेनेसेंस को इनहिबिट करेगा, जल्दी पत्तियों को झड़ने नहीं देगा। अब हम इसकी स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं ऑक्सिन की कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, क्या क्या हैं। देखो, तो ऑक्सिन जो है पहली बात कहाँ बनता है, ज़्यादातर प्लांट के जो फिजियोलॉजिकली एक्टिव पार्ट है, मतलब जहाँ पर डिवीजन बहुत ज़बरदस्त चल रही है ना, जो यंग पार्ट्स है प्लांट के, वहाँ पे ऑक्सिन खूब अच्छा बनता है, ठीक है। तो ऑक्सिन इज यूजुअली सिंथेसाइज्ड इन physiologically active parts of plant, ठीक है। तो प्लांट के जो यंग पार्ट्स हैं
जो यंग पार्ट्स है जिनमें डिवीजन खूब अच्छी चल रही है, ठीक है, बर्ड्स में छोटी छोटी बर्ड्स हैं, यंग लीव्स, ठीक है, स्टेम्स, तो इनमें ऑक्सिन खूब भर भर के मिलता है, ठीक। ये इनके कौन से पार्ट में सिंथेसाइज होता है बेटा? इनके टिप में, जो रूट और शूट की टिप है ना, इट इज सिंथेसाइज्ड एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट, ठीक है, उनके टिप पे मिलता है। अब यहाँ पे एक मैकेनिज्म ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने घास देखी होगी, हैं, तो उसकी मूवमेंट कैसे होती है? ऐसे बेंड होती है ना, जो घास होती है इस तरह से बेंड होती है ना, इस तरह से, है? वो क्यों होती है? अभी उसका मैकेनिज्म समझेंगे। देखिए, मान लो ये शूट टिप है बेटा, ठीक है, ये शूट टिप है, कोई पत्ती ली है हमने, उसका टिप लिया है, तो हमने कहा उसके टिप पे किसकी मात्रा ज़्यादा होगी? ऑक्सिन की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। ऑक्सिन सबसे ज़्यादा कहाँ सिंथेसाइज होगा? इसके टिप पे सिंथेसाइज होगा, ठीक। अब यहाँ से आ रही है सूर्य की रोशनी, ठीक, तो ऑक्सिन क्या करेगा? सूर्य की रोशनी से बचने के लिए से दूर भागेगा। ऑक्सिन हमेशा शेडी पार्ट में मिलेगा, इधर अपोजिट साइड पे जाके इकट्ठा हो जाएगा शेडी पार्ट में, ठीक। बनता तो कहाँ पे? ये टिप्स पे बनता है? यहाँ पे जैसे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो उसको फेस करने की बजाय जो शेडी एरिया है ना, जो शेडी एरिया है, जो धूप के कांटेक्ट में कम है, वहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है और वहाँ की सेल्स को इलोंगेट करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ की सेल्स साइज में बढ़ जाती है और इसके जो अपोजिट वाली है ये छोटी रह जाती है बेटा, ठीक है। तो यहाँ की सेल्स क्या हो गई है? लंबी हो गई है, तो इसीलिए ये जो शूट है ऐसे झुकना स्टार्ट हो जाती है इस तरह से, ठीक है। ये शूट जो है इस तरह से ऐसे झुकना स्टार्ट हो जाती है, ठीक। क्यों झुकी है ये? क्योंकि इसके अपोजिट एंड पे जो शेडी एरिया था, यहाँ पे ऑक्सिन जमा हो गया था। ऑक्सिन ने क्या किया? यहाँ वाली सेल्स को इलोंगेट कर दिया, बड़ा कर दिया। यहाँ की सेल्स कंपेरेटिवली छोटी रहेगी, तो इनके भार की वजह से लगा लो, इनके एक्सेसिव साइज की वजह से ये क्या करती है? इसको यहाँ से ऐसे झुका देती है, बेंड कर देती है, ठीक है। तो इसीलिए जो प्लांट के जो ये टिप वाले पार्ट है, जो शूट वाला पार्ट है, इट बेंड टुवार्ड्स द लाइट। दिस पार्ट विल बेंड टुवार्ड्स द लाइट, ठीक है। क्यों बेंड होगा ये लाइट के टुवार्ड? क्योंकि इसका जो ऑक्सिन है वो एक साइड पे जाके इकट्ठा हो गया है, उसको धूप को फेस नहीं करना, ऑक्सिन एक साइड पे जाके इकट्ठा हो गया है। उसने क्या किया? वहाँ पे जाके वहाँ की सेल्स को इलोंगेट कर दिया, इधर वाली सेल्स रिलेटिवली छोटी रहेगी, तो जिसकी वजह से जो बड़ी सेल्स हैं वो छोटी सेल्स के ऊपर से झुक गई। ये वाला जो एरिया है वो इस तरह से बेंड हो गया, ठीक है। सो दिस पार्ट विल बेंड टुवार्ड्स द सनलाइट, ठीक। तो अगर आप इसकी टिप को काट दोगे ना, इसकी टिप को अगर आप कट कर दोगे तो ये मैकेनिज्म नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो ये ऑक्सिन है वो कहाँ बनता है सबसे ज़्यादा? रूट और शूट के टिप्स पे सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और एक्यूमुलेट कहाँ होता है? हमेशा शेडी पार्ट में ये जाके एक्यूमुलेट हो जाता है धूप से दूर, ठीक। तो अपोजिट साइड पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, वहाँ की सेल्स को अच्छा भारी भरकम इलोंगेट कर देता है ये, और जिसकी वजह से वो जो पत्ती है वो झुकनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आगे वाली रिलेटिवली छोटी रह जाती है ना। तो दैट इज़ द रीज़न दिस पार्ट विल बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट। दिस इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म। और क्या रोल है ऑक्सिन का? देखो, जो स्टेम कटिंग्स होती है, स्टेम कटिंग्स आपने ली है, उसमें खूब सारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उससे आप एक नया प्लांट बनाना चाहते हो, है ना। ऑफकोर्स देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो तो क्या नहीं हो सकता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही तो मेन है, वही तो क्या कर रहा है, अपना इतनी सारी सेल डिवीजन करवा रहा है, प्लांट की ग्रोथ करवा रहा है। तो आपने स्टेम कटिंग ली है
और आपको इसमें रूटिंग प्रमोट करवाना है, रूट इनिशिएशन करवाना है। तो बेटा ऑक्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑक्सिन इनिशिएट्स रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स, याद रखिएगा। क्या बताया? ऑक्सिन प्रमोट्स रूट फॉर्मेशन इन स्टेम कटिंग्स। जो स्टेम कटिंग्स होती हैं उनमें ये रूट प्रमोट करवाता है, रूटिंग प्रमोट करवाता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मैंने क्या बताई है कि जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन वो एक बहुत ही सबसे जो हटके एक मैकेनिज्म जो शो करता है वो क्या है कि वो शूट वाले पोर्शन को लाइट के टुवार्ड्स बेंड कर देता है। ठीक, दूसरी बात मैंने क्या बताई है कि स्टेम कटिंग्स में ये रूट को प्रमोट करता है, रूट प्रमोटिंग करवाता है, रूटिंग करवाता है। तीसरी बात सुनिए, देखो बेटा, जैसे स्टेम की एक मान लो ब्रांच है, ये इसकी टिप वाली बड है, टिप वाली बड, और इसके लेटरल साइड वाली बड है। बड, बड समझते हो ना, कली होती है छोटी छोटी, खिलती नहीं है, जो भी अभी बिल्कुल यंग है उनको बड बोला जाता है ना, बड जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, ये बड है। अभी जो टिप वाली है इनको एपिकल बड बोला जाता है बेटा, एपिकल बड जो टिप वाली होती है, और जो साइड से निकलते हैं उनको लेटरल बड बोला जाता है, लेटरल बड। ठीक, तो ऑक्सिन की ऐसी तानाशाही है यहाँ पे कि वो क्या करता है, वो सिर्फ एपिकल बड को ग्रो करने देता है, लेटरल बड की ग्रोथ को वो इनहिबिट करता है। क्या बोला? ऑक्सिन प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ एपिकल बड, एपिकल बड जो ये टिप वाली बड है इनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेटरल बड को इतना ग्रो नहीं करने देता है। ठीक है, तो एक बात बताओ ना, अगर प्लांट की लेटरल बड ही नहीं ग्रो करेगी तो वो घना कैसे हो पाएगा? इसलिए कई बार आपने माली को देखा होगा ना, वो टिप को ऐसे कट कर देता है, टिप वाले पार्ट को कट कर देता है, ताकि ऑक्सिन की वजह से लेटरल बड की ग्रोथ इनहिबिट ना हो जाए। समझ में आया? जैसे चाय की पत्तियां नहीं होती, अब हमें चाय की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो हम क्या कर देंगे, उनकी जो टिप वाले पार्ट है वो कट कर देंगे, ताकि ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन इन लेटरल बड को इनहिबिट ना करे। जब तक ऑक्सिन होगा तो वो तो क्या चाहेगा कि सिर्फ ही एपिकल यहाँ से बढ़ता रहे, प्लांट यहाँ से बढ़े, लेटरल साइड से तो ऐसे इसकी ग्रोथ होगी नहीं। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं वो लेटरल साइड से भी बढ़े, घना हो लेटरल साइड से, तो हम क्या करते हैं, उनके टिप्स को कट कर देते हैं, वहाँ से ऑक्सिन को कट कर देते हैं, ताकि जो लेटरल बड है वो इक्वल मात्रा में ग्रो कर पाए। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को एपिकल डोमिनेंस बोला जाता है बेटा, एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, कि ऑक्सिन किसके प्रभाव को बढ़ा देता है? ऑक्सिन किसके प्रभाव को बढ़ाएगा? जो एपिकल बड है। ठीक है, लेटरल बड को ये इतना ग्रो नहीं करने देता है। ठीक, बाकी हमें पता ही है ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है, तो बुढ़ापा देर से आने देगा, डिले सेनेसेंस। ठीक है, और अपना इतनी जल्दी पत्तियों को नीचे गिरने नहीं देगा, फॉलिंग ऑफ लीव्स, और उनको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, बाकी एक्शन तो हमें पता है, बट ये इनके स्पेसिफिक फंक्शन है। अगर आपसे पूछे स्टेम कटिंग में रूटिंग कौन प्रमोट करवा सकता है, तो वो कौन है? हमारा ऑक्सिन है। ठीक, दूसरी बात हमने इसके बारे में जो स्पेशल बात पढ़ी है वो क्या पढ़ी है कि इट प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, जो एपिकल बड है उनकी ग्रोथ को ये प्रमोट करवाता है एज कंपेयर टू लेटरल बड। और एक जो स्पेसिफिक चीज़ हमें इसके बारे में देखने को मिलती है कि जो प्लांट होता है, जो प्लांट की जो टिप्स होती हैं, लीव्स की जो टिप्स होती हैं, उन पे ऑक्सिन बहुत ज़्यादा बनता है और वो शेडी पार्ट में अपना एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से दे बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट। तो ये मैकेनिज्म भी किसकी वजह से शो होता है? ऑक्सिन की वजह से। ठीक है, और बाकी ऑक्सिन के टाइप पूछ लेंगे। देखो ऑक्सिन
दो तरह का होता है बेटा, एक तो नेचुरली जो प्लांट में मिलता है नेचुरल ऑक्सीजन, और एक जो बनाया जाता है सिंथेटिक आर्टिफिशियल, फिर सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो नेचुरल में IAA एंड IBA, ठीक है। IAA होता है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। IBA है इंडोल ब्यूटरिक एसिड, ठीक। जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है वो है 2,4-D, 2,4-D, 2,4-D होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। ये जो सिंथेटिक ऑक्सीजन्स बनाई जाती है ना, इनका बेटा एज अ वीडीसाइड यूज किया जाता है, वीडीसाइड। स्पेशली जो अपने डाइकोट्स होते हैं ना, डाइकोट्स भाई ना, जिनके सीड्स में 2 कॉटिलेडन होते हैं, तो जो अपने डाइकोट्स होते हैं उनको, उनकी ग्रोथ को ये इनहिबिट करते हैं। वीड्स समझते हो ना क्या होती है? वीड्स का मतलब होता है कि जो अनवांटेड प्लांट होता है, खरपतवार जिनको हम बोल देते हैं, तो उनको ग्रो नहीं करने देती है आसपास। जैसे कि डाइकोट्स, स्पेशली डाइकोट्स के अगेंस्ट ये काम करती है। जैसे लॉन वगैरह नहीं होता है, अपना घास वास सही मेंटेन करनी है, हम कोई अनवांटेड डाइकोट प्लांट वहाँ पे नहीं ग्रो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए इनका यूज़ किया जा सकता है, 2,4-D का यूज़ किया जा सकता है, सिंथेटिक ऑक्सीजन का यूज़ किया जा सकता है, जो अनवांटेड डाइकोटिलेडनस प्लांट को वहाँ पे ग्रो करने से रोक देगा, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विथ फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। तो देखो, सेल साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल ग्रोथ, इनके रिगार्डिंग जितना भी फंक्शन है वो सारा कौन परफॉर्म करता है? साइटोकाइनिन परफॉर्म करता है बेटा, ठीक है। क्या बताया? प्लांट के अंदर सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, ये सारा फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? साइटोकाइनिन परफॉर्म करता है, ठीक है। जो कोकोनट मिल्क होता है ना, उसमें भर भर के अपना साइटोकाइनिन प्रेजेंट, मतलब साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी होती है जो ये कोकोनट मिल्क होता है अपना। और क्या रोल होता है इसका? अच्छा याद करो, पीछे ऑक्सीजन में मैंने क्या बताया था कि वो स्टेम कटिंग में किसको प्रमोट करवाता है? रूट को प्रमोट करवाता है। ये उसके काउंटरैक्ट, उसके अपोजिट काम करता है। इट प्रमोट्स शूट फॉर्मेशन इन स्टेम कटिंग्स, ठीक है। जो स्टेम कटिंग होती है उनमें शूट की ग्रोथ करवाता है, शूट प्रमोट करवाता है, जबकि ऑक्सीजन रूटिंग प्रमोट करवाता है। एक और हमने ऑक्सीजन में पढ़ा था, ऑक्सीजन का फंक्शन पढ़ा था कि ऑक्सीजन शोज एपिकल डोमिनेंस। जो एपिकल पार्ट होता है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करवाता है, एपिकल बड को ग्रो करवाता है। बेटा ये लेटरल बड को प्रमोट करवाता है, ठीक है। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स इन प्लांट, ठीक है। 10 काउंटरैक्ट एपिकल डोमिनेंस, काउंटरैक्ट एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को काउंटरैक्ट करता है, उसके अपोजिट काम करता है, ठीक। और क्या रोल है इसका? अगेन इट डिलेज सेनिसेंस, ठीक है। प्लांट में जल्दी से बुढ़ापा नहीं आने देता है, ठीक है। डिले सेनिसेंस, ठीक है। दस प्रिवेंट्स द फॉलिंग ऑफ
फॉलिंग ऑफ लीव्स और फ्रूट्स। ठीक, तो ये मेन फंक्शन है साइटोकाइनिन्स के। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या प्रमोट करता है? सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन। इसके अलावा ये ऑक्सिन के थोड़ा अपोजिट काम करता है। ऑक्सिन जहाँ पे रूट इनिशिएशन करवाता है स्टेम कटिंग में, साइटोकाइनिन शूट फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है। ऑक्सिन जहाँ एपिकल डोमिनेंस शो करता है, साइटोकाइनिन लेटरल बड को ज़्यादा ग्रो करवाता है। और इट डिलेज सेनेसेंस, प्रिवेंट्स फॉलिंग ऑफ leaves and fruits. So these all are the function of cytokinins. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की स्पेलिंग लिख लूँ, जिब्रेलिन। तो इसको ना, जिब्रेलिन को देखो, सबसे पहले एक जापानीज साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ई कुरोसावा। ई कुरोसावा, उन्होंने पता है क्या चीज़ नोटिस की? उन्होंने देखा एक जो राइस प्लांट है उसके ऊपर एक फंगी लगी हुई थी जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। इस फंगी ने पता है क्या किया? इस फंगी ने जो राइस प्लांट था ना, जो राइस प्लांट था, अब उसका जो स्टेम था उसको इलोंगेट कर दिया, उसके स्टेम को इलोंगेट कर दिया, लंबा कर दिया, और पतला रह गया वो बेचारा, वीक हो गया एकदम। ठीक है, वीक हो गया, और ये जो स्टेम है ये बेचारा इतना वीक और इतना पतला हो गया जिसकी वजह से ये थोड़े टाइम बाद अपना कोलैप्स हो गया। ठीक है, अपना बेंड होके नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, इतना वीक हो गया था ये जो प्लांट था। ठीक, तो इसने कहा फूलिश सीडलिंग, कि कैसी सीडलिंग है भाई ये, कि स्टेम की ग्रोथ तो हो रही है लेकिन ये तो देखो ना कि वो कितना वीक है, खुद पे कोलैप्स कर रहा है, इतना वीक है। इसको बेकेन डिजीज भी बोलते हैं, बेकेन डिजीज। ठीक है, तो वहां से पता लगाया गया ये एक ऐसे केमिकल सिक्रीट कर रहा है जिसकी वजह से इसके जो स्टेम की लेंथ है वो कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो जिब्रेलिन का पहला फंक्शन हमें यहाँ से यही समझ में आ रहा है कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? इट हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ स्टेम, स्टेम को इलोंगेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये स्टेम को इलोंगेट करने में हेल्प करता है, पहला काम इसका यही है। ना सिर्फ स्टेम को, सीड को, फ्रूट्स को, इन सब को इलोंगेट करने में हेल्प करेगा बेटा जिब्रेलिन। ठीक है, तो चलो एक बार इसके फंक्शंस पढ़ लेते हैं हम डिटेल में क्या क्या हैं। चौक, तो पहला फंक्शन जो है इसका वो है सेल इनलार्जमेंट, है ना, सेल इनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन। है ना, सो ऑफ कोर्स इट प्रमोट्स इंटरनोडल ग्रोथ ऑफ स्टेम, इंटरनोडल ग्रोथ ऑफ स्टेम है, जैसे कि शुगर केन में, स्पेशली इन शुगर केन। शुगर केन में देखा होगा ना, जैसे ये इस तरह से नोड होती हैं, देखिए
इस तरह से पार्टीशंस बने होते हैं शुगर केन के अंदर, बेटा इनको नोड बोला जाता है। और दो नोड के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है इसको इंटरनोड बोलते हैं हम, इंटरनोड। तो ये इस इंटरनोडल ग्रोथ को प्रमोट करवाता है जो जिब्रालिन होता है, ठीक। जैसे इसके अलावा जो अपने ये क्या बोलते हैं उसको, ग्रेप्स, ग्रेप्स में ना जैसे कि ये ग्रेप्स की स्टॉक है ना, यहाँ पे अंगूर लगे हुए हैं खूब सारे। तो अगर ना इनकी जो स्टॉक है वो मतलब लंबी नहीं होगी तो इनकी ना ओवर क्राउडिंग हो जाएगी एक जगह पे, ठीक है। ये क्या ही बन गया, जैसे यहाँ पे अंगूर लगे हुए हैं खूब सारे, है ना, समझ जाओ। और अगर इनकी स्टॉक लंबी लंबी नहीं होगी ना तो ये अंगूर की यहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, है ना, एक दूसरे में फंसे होंगे बेचारे, और बीच में फंगस लगने का डर रहेगा अगर इनकी स्टॉक लंबी नहीं होगी तो, ठीक है। तो इसीलिए जो अंगूर के बीच की ये जो स्टॉक होती है इसको इलोंगेट करने में भी जिब्रालिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ताकि इनकी ओवर क्राउडिंग ना हो एक ही जगह पे, ठीक है। क्योंकि अगर क्राउडिंग होगी, बिल्कुल फंसे होंगे एक दूसरे के बीच में, तो क्या होगा, बीच में फंगस लगने का डर रहेगा ना। फंगस तो वहीं ग्रो कर जाती है भाई जहाँ पे भीड़ भाड़, मतलब कि जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बन जाती है अजीब ही, तो वहाँ पे फंगस के ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये अंगूर ख़राब हो जाएंगे बेचारे। तो इनकी जो स्टॉक की जो लेंथ है उसको भी बढ़ाने में जिब्रालिन का इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। सो जिब्रालिन इनहेंसेस, अरे चौक ख़त्म हो गए भाई, इनहेंसेस द ग्रोथ ऑफ स्टॉक्स ऑफ ग्रेप्स। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में, ठीक है। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी, ठीक है। मतलब इसका एक ही काम है कि कोई भी चीज़ मिले, सेल मिले, स्टेम मिले, इवन फ्रूट्स हैं, सबके साइज को बढ़ा दो, सबको लंबा कर दो, यही काम है इसका जिब्रालिन का, ठीक है। देखो स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करवा रहा है, स्टेम को इलोंगेट करवा रहा है, ठीक है। फ्रूट्स के साइज को इम्प्रूव करवा रहा है, और साथ में सेल है, सेल की इनलार्जमेंट में हेल्प कर रहा है। तो जिब्रालिन का ये सारा फंक्शन ही यही है कि इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ स्टेम सेल्स, या फिर फ्रूट्स हैं तो उनके साइज़ को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा है जो फ्रूट्स हैं हमारे, ठीक है। डिस्कवर किसने किया था, ई कुरुसावा ने डिस्कवर किया था। राइस प्लांट के अंदर एक जिब्रेला फिजिक्रोई नाम की फंगी थी, जिससे इस तरह का एक केमिकल सिक्रीट हो रहा था, जिसकी वजह से उसका स्टेम जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथ में बढ़ गया था, बट वो पतला रह गया था ना, कोलैप्स कर गया था, ठीक। तो जिब्रालिन जो है नेचुरली प्लांट के अंदर क्या करता है, उसके स्टेम्स को इलोंगेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इवन जो अपने ये जैसे कैबेज वगैरह होती है ना, गोभी वगैरह होती है, इनकी भी जो स्टेम की ग्रोथ होती है, उनको इनकी जो स्टेम जो होती है देखी होंगी आपने, छोटी छोटी रह जाती हैं, तो इनको इलोंगेट करने में भी जिब्रालिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसको बोल्टिंग बोला जाता है बेटा, बोल्टिंग, ठीक है। गोभी जैसे प्लांट देखे होंगे ना आपने, उनका जो स्टेम होता है उसको भी इलोंगेट करवाने में जिब्रालिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ के साथ एक और फंक्शन जो इसका मैंने बताया है कि ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद फंक्शंस ऑफ जिब्रालिन। तो हमने यहाँ पे आज प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स पढ़ लिए हैं, जिनमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रालिन हम कर चुके हैं। तीनों में ही कॉमन चीज़ आपने क्या पढ़ी, तीनों ही सेनेसेंस को डिले करते हैं, प्लांट के अंदर एजिंग नहीं आने देते हैं जल्दी से, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करवा रहे हैं ये, अगर बुढ़ापा जल्दी नहीं आने दे रहे तो, है ना।
फॉलिंग ऑफ लीव्स को, मतलब पत्तियाँ जल्दी से झड़ेंगी नहीं, फल जल्दी से पकेंगे नहीं, ठीक। और इनके स्पेसिफिक फंक्शन भी हमने पढ़े। देखो ऑक्सिन क्या कर रहा है, स्टेम कटिंग्स में रूटिंग प्रमोट करवा रहा है, एपिकल डोमिनेंस शो कर रहा है, और क्या बताया हम, एपिकल डोमिनेंस शो कर रहा है। और इसके अलावा तो पता ही है हमें कि डिले सेनेसेंस और प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करवा रहा है। जिब्रालिन हम पढ़ चुके हैं। जिब्रालिन क्या कर रहा है, इसका सबसे स्पेसिफिक रोल क्या पढ़ा हमने कि ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, सीड जर्मिनेशन में ये हेल्प करेगा, ठीक। और इसका मेन काम क्या है कि चाहे स्टेम मिले, फ्रूट मिले, सेल मिले, सबको इलोंगेट कर देता है। स्टेम इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन, फ्रूट इलोंगेशन, ठीक है। फ्रूट के साइज़ को बढ़ा देगा, स्टेम के साइज़ को बढ़ा देगा, सेल के साइज़ को बढ़ा देगा। तो ये काम किसका है, जिब्रालिन का है। फिर हमने साइटोकाइनिन पढ़ा था जो ऑक्सिन के कुछ अपोजिट काम कर रहा है। जहाँ ऑक्सिन रूट इनिशिएशन करवा रहा है, साइटोकाइनिन शूट इनिशिएशन करवाता है स्टेम कटिंग्स में। जहाँ ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस शो करता है, साइटोकाइनिन काउंटरैक्ट करता है एपिकल डोमिनेंस को और लेटरल बड की ग्रोथ को प्रमोट करवाता है, ठीक है। सो आई होप यू आर वेरी क्लियर विद प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स पढ़ेंगे और एक छोटा सा टॉपिक रहता है प्लांट मूवमेंट, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया तो। ओके, थैंक यू सो मच।